ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पंकज जी कह रहे थे कि शायद मॉल की कीमत और थड़ी ठेलों की कीमतों में अंतर हो सकता है, पड़ोस के किराने की कीमतों में अंतर हो सकता है। अनंत जी, और उसके बाद मैं विनू जी आप दोनों के पास आऊँगा। क्या क्या सबसे पहले तो आपके पास ही आता हूँ, खरीदारी करने सीधे रिलायंस फ्रेश पे ही जाते हैं हमेशा, 1 किलो दाल लेने भी? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर मुझे 250 ग्राम दाल चाहिए या आधा किलो दाल चाहिए तो मैं होलसेल मंडी नहीं जाती। लेकिन ये होलसेल और रिटेल में क्यों इतना फ़र्क होता है? इतना फ़र्क क्यों? क्या मैं हर रोज़ इनके अकॉर्डिंग एक होलसेल मार्केट जाके एक सब्जी और दाल खरीदने जाऊं कि मेरी डेली की रिक्वायरमेंट है, मैं जेब में 200 रुपये लेके मंडी तक चल के जाऊंगी क्योंकि मंडी में मुझे 8 रुपये किलो आलू मिलेगा, लेकिन जो मेरे घर के सामने ठेला देने आएगा वो तो 30 रुपये ही देगा, 40 रुपये ही देगा। इतना फ़र्क है ही क्यों? सवाल यहाँ है कि इतना फ़र्क क्यों? एक बार श्याम जी इतना देखिए, पंकज जी ने जो कहा आम आदमी जहाँ जा रहा है, जो विनू जी ने बात उठाई है, देखिए ऐसा मेरे है, घर के बाहर से सब्जी वाले को मैं छोड़कर और थैला लेकर रोज लाल कोठी सब्जी मंडी आऊं। ये देखिए ऐसा है, मैन्युफैक्चरर से जो रिटेल तक की कड़ी है, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से मिनी होलसेलर, फिर रिटेलर तक, तो भाव बढ़ता जाता। अब जो आज ये दालों की जो कीमत कम हुई है, मैन्युफैक्चरर ने खुद ने अपने काउंटर लगाए, अपने आप कम हो गए, रिटेल वाले परेशान हो गए 2 दिन के अंदर ही। तो रिटेलर तो अपना प्रॉफिट जोड़ेगा भाई। मैन्युफैक्चर जो था वो पहले भी ये कर सकता था। मेरी एक बात, व्यापारी आगे आए, पहले भी आ सकते थे। पहले सरकार पहल करती तो व्यापारी पहले भी आते थे। कांग्रेस शासन के टाइम पे कांग्रेस ने पहल करी थी, तुरंत व्यापारी आके 28 रुपए में किलो में चना दाल बेची थी। आज सरकार से ये सुझाव है, तुरंत व्यापारी। चलिए आपको एक बार रोकूंगा, पीछे चलूंगा, कुछ कहना चाह रहे हैं उनके पास। जी खड़े होकर अपनी बात। देखिए, ये जो सरकारों की ये बात चल रही है बिल्कुल बेईमानी है। ये इस देश में रहने वाले उस प्रत्येक नागरिक को सोचना चाहिए मूल कर्तव्य और मूल अधिकार। अगर वो मूल अधिकार जमाखोरी समझता है तो उसका मूल कर्तव्य इस देश में रहता है, तो आम आदमी का ध्यान रखते हुए जमाखोर स्वयं इस बात को जब तक नहीं अपनाएं, जब तक सरकारें कुछ नहीं कर सकती। और जब सरकार की बात आती है तो इस देश में सबसे ज़्यादा राज कांग्रेस ने किया, तो ये सिस्टम जो है कांग्रेस ने ही बिगाड़ रखा है। जो जमाखोर पैदा हुए हैं वो उन्हीं के टाइम से पैदा हुए हैं, तो एकदम से अभी भारतीय जनता पार्टी का राज है तो सुधरने का कोई संभवता नहीं। चलिए धीरे-धीरे सब ज्योति जी सुधरेगा। आपके पास ही आ रहा हूँ। कोई इस सवाल को अगर एक आम आदमी के लिए बोला जाए तो शायद कभी कभी मुझे भी ये लगेगा। मैं आपको कहना चाहूँगी कि निश्चित रूप से क्योंकि 60 साल में अगर सिस्टम डेवलप हो जाता है, बहुत से ऐसे मुद्दे होते हैं जहां हम ये कहते हैं कि आम जनता को अवेयर होना चाहिए, और बहुत से ऐसे मुद्दे होते हैं जहां पे जनता, यहाँ पे जैसे हम सफाई की बात करें तो हाँ ठीक है, हम मानते हैं कि जनता की भागीदारी सीधे तौर पे जुड़नी चाहिए। लेकिन अगर दालों की महंगाई की बारे में बात करें तो जनता बेचारी क्या करे? वो कहाँ से खुद के घर में थोड़ा पीछे फुलवारी, जो घर में जो छोटा सा कोई गार्डन सा हो वहाँ पे दालें उगानी शुरू कर दे। ये तो पंकज जी ने तो जो राय दी उसमें तो सीधे ये लग रहा था कि लो अरे सब कुछ सस्ता मिलता है, आप बीज ला करके अपने घर में उगाओ, बहुत आराम से मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत सस्ता मिलेगा, उगाओ ना, किसने मना किया है? ऐसे नहीं होता। देखिए सिस्टम वही होता है जो बात कही गई कि मैन्युफैक्चरर भी है, होलसेलर भी है, रिटेलर भी है, छोटा रिटेलर भी है, और आपके घर के बाहर तक पहुंचने वाला थड़ी ठेला वाला भी है। निश्चित रूप से यहाँ पर जो मार्जिन की जो बात आ रही है, ये सिस्टम ज्योति जी, ये सिस्टम 18 महीने से नहीं, ये सिस्टम इस देश में 68 साल से बिल्कुल है। 60 सालों में इस सिस्टम की इन चैनों को बिल्कुल है, और इस चैनल को आप कम भी नहीं कर सकते हैं। आप क्या होलसेलर के बाद रिटेलर को नहीं लाएंगे? रिटेलर के बाद क्या छोटा रिटेलर नहीं आएगा? उसके बाद क्या आपका थड़ी ठेला वाला नहीं आएगा? आएंगे। बात ये होती है कि इनके जो मार्जिन में जो डिफरेंस जो आता है वो आपको कितना रखना है, इसमें सरकार का नियंत्रण होना जरूरी है। दूसरे जो कारण जिनकी वजह से दालें महंगी हुई, 60 साल आप नहीं नियंत्रित कर पाए, दालें नियंत्रण नहीं कर पाए। देखिए मैं ये बात बताऊं आपको, 60 साल किया है ना हमने, शुरू के 5 साल किया होगा तभी तो अगली बार 5 साल बने होंगे, फिर 10 साल किया होगा तभी तो अगली बार 10 साल बने होंगे, फिर 20 साल किया होगा तभी तो अगली 20 साल बने आप दोबारा होंगे। हमको जनता ने वोट दिए थे, आप दोबारा, हमको जनता ने वोट दिए थे, हम कोई आसमान से नहीं टपके थे। हमको लगातार 60 साल अगर जनता ने कांग्रेस में विश्वास दिखाया है तो ये कांग्रेस का विश्वास है। पर ज्योति जी आनंद जी ने एक बात कही थी, यहाँ सरकारें पॉजिटिव वोटों से नहीं आ रही है, इन्होंने बुरा किया तो आप आ गए। नहीं, इनको तो ये बात तो हुई नहीं, इनको तो और आपने बुरा किया तो ये आ गए। आप ही तो बोल रहे हो कि 60 साल से हम ही कर रहे हैं, तो हमको तो हमारे पॉजिटिव वर्क पे तो वोट मिलते आए हैं।
हम 60 साल से अगर लगातार राज कर रहे हैं तो हमारे पॉजिटिव वोट पर ही तो हमको वोट मिल रहे हैं। लेकिन महंगाई काबू नहीं कर पाए। अब जब आप इतने लंबे समय करते हो तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नेगेटिविटी होती है, और जैसा कहा अभी अनंत जी ने कि दोनों काम नहीं करोगे तो तीसरे विकल्प की तरफ जनता जाएगी। निश्चित रूप से कहीं इतने लंबे समय काम करते हैं, कुछ कमियां रहती हैं, उसका नेगेटिव वोटिंग का फायदा आज सरकार को मिला है। और जिस तरीके से देखिए चुनावियों में क्या गठबंधन होते हैं उसका दालों से कोई संबंध नहीं होता। मैं तो पंकज जी को बात बताना चाहूंगी, आप जितना दालों का राजनीतिकरण करेंगे जनता उतना ही आपसे सवाल पूछेगी। मुझे लगता है आप लोग एक चीज में नहीं, आप एक चीज में बहुत आप सब लोग एक चीज में, जितने भी पॉलिटिशियन लोग हैं, एक चीज बहुत बढ़िया है, मिक्स दाल आप इतनी बढ़िया बनाते हैं आप सब लोग, क्योंकि इस पूरी दाल को आपने मिक्स कर दिया इस चर्चा को। आनंद जी क्या लगता है, ये अब ये दाल थोड़ी मिक्स नहीं होने लगी? क्योंकि दाल मिक्स हो गई, लेकिन मैं इसके लिए ये चर्चा अब बिहार चुनाव तक पहुंच गई है। मैं मीडिया को भी कहना चाहूंगा, वो हर मुद्दे पे एक कांग्रेस को लाके बिठा देते हैं, एक बीजेपी को बिठा देते हैं, और फिर उम्मीद करते हैं कि ऐसी बातें ना हो। जो पूरी तरह कमर्शियल बातें हैं, जो सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दे हैं, उनमें जरूरी नहीं है कि उन्हें अपना पार्टी का पक्ष रखना जरूरी हो। आपको जवाब नहीं है, क्योंकि जनता ने इनको वोट दिया, इसलिए जवाब है। लेकिन इसके साथ जो नीति निर्माण से जुड़े हुए बाकी विशेषज्ञ हैं, उनको अपना पक्ष रखने का भी मौका देना चाहिए, और हर मुद्दे को एकदम राजनीति पे नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि महंगाई ऐसा मुद्दा है जो सबकी सरकारों में जनता को मारता रहा है और जनता की जेब से पैसा जाता रहा है। एक चीज और लग रही है आपको नहीं लग रहा कि ये सिर्फ एक दाल अभी शुरुआत है? मैं आपको बोल चुका शुरू में ही कि दाल का मामला नहीं है, ये साजिश के तहत कभी एक चीज को ऊपर बढ़ाया जाता है, फिर दूसरी चीज को लाया जाता है, और ये कालाबाजारियों की मिलीभगत के साथ पूरा अलग अलग विषयों पर अलग अलग समय अलग अलग चीजों की कीमतें आती रहती हैं। पंकज जी, एक बहुत बड़ी व्यवस्था सरकारों ने खड़ी की है जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली हम कहते हैं। उस सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सिर्फ अब जो स्थिति रह गई है, अब शायद मध्यम वर्ग उससे दूर होता चला गया है। हम क्यों नहीं उस वितरण प्रणाली को बहुत मजबूती के साथ वहां पर भी हम सारी चीजों पर नियंत्रण करें? उसका नियंत्रण कम होता है तो आम जनता बहुत परेशान होती है, ये मानिए। देखिए आशीष जी, जो आपने बात कही कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खुद 1985 की आरटीआई आने से पहले आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री जो थे उस टाइम तत्कालीन प्रधानमंत्री, उन्होंने खुद ने कहा कि मैं 1 रुपया ऊपर से भेजता हूं, उसमें से 85 पैसे रास्ते में चले जाते हैं, 15 पैसे रह जाते हैं। इसका मतलब वो जो चीज़ें थी लगातार रही। और सार्वजनिक प्रणाली का यदि आप एक सबसे बड़ा यदि आप चीज़ देखेंगे तो 1970 से लेकर के 1990 तक के चुनाव के अंदर जब भी चुनाव आया करते थे जब कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, तो डालडा घी के और चीनी के भावों की हालत ये है कि जो चीनी के भाव आज चल रहे हैं वो उस टाइम पर ही लगभग से कुछ परसेंट जो है उस टाइम पे बिक गए। तो मैं कह रहा हूं ये जो चीजें हैं इनकी देखिए सोचने की वाली बात होगी। आपने जो कहा सरकार क्या कर रही है, आपने बिल्कुल सही कहा कि सरकार क्या कर रही है वो बताने की चीज है। जो चीजें हैं आपने कहा कि बेसिकली इन पर कंट्रोल क्या है। देखिए एमसीएक्स की जिस चीज को कंट्रोल दी गई थी पिछली बार की फाइनेंस बताता हूं आपको कि उनके कंट्रोल पे उनकी पेनल्टीज देखिए, उनका जो बेसिकली कंट्रोल दिया गया था, वो जो एफएमसीजी के कंट्रोलिंग करते थे उनकी हालत ये थी कि आप देखिए इतना बड़ा जो है घोटाला हो गया और घोटाले का पता ही नहीं चला। और उसके बाद में इस सरकार ने कहा कि नहीं, इसकी कंट्रोलिंग भी सेबी करेगी। और सेबी में आप देखिए कि आज इतनी बड़ी कंपनी है कि जहां पेनल्टीज जो है वो मिनिमम पेनल्टीज 1 करोड़ रुपए से चालू होती हैं और बड़ी पेनल्टीज लगती हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि हर एक आदमी जो है, जो कुछ प्रश्न था कि हर एक आदमी जो है मॉल में जाए, मतलब थोक मंडी में जाएगा। मैं कह रहा हूं आज के पेपर में लिखा कि जो ये हैं थड़ी ठेले वाले लोग हैं, जो बेसिकली स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनकी भी श्रेणियां तय की जाएंगी कि उनके भी फूड की क्वालिटी की श्रेणियां तय की जाएंगी। मैंने कहा जो सोच इस देश के अंदर है, जो चीज आ रही है उसकी पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि ये जो चीज आ रही है कहीं ना कहीं इन चीजों की यदि रेट सस्ती मिलती है, लगातार आती है। आज फ्लिपकार्ट चालू हुआ, स्नैपडील चालू हुआ, ये जो चीजें चालू हो रही है, लगातार कंपटीशन बढ़ रहा है। ये जो चीज है ये कहीं ना कहीं ओपन मार्केट में आने चाहिए, उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे थोड़ा आपका मतलब घुमा फिरा के थोड़ी सी आपकी बात को कह देता हूं कि कुछ दिन कड़वी दवाई लेते रहिए। थोड़ी सी दिन की बात है, थोड़ी सी दिन की, हाँ, बाकी तो इमीडिएटली फर्क आ ही रहा है। आप देखिए फर्क आ रहा है। मैं आपको फिर कह रहा हूं आज यूरो डॉलर, देखिए मैं कह रहा हूं आज देखिए, आज मैं फिर कह रहा हूं आपको जो चीजें देखिए बुरी लगेगी, देखिए जनता के लिए नहीं है। देखिए आशीष जी मैं फिर कह रहा हूं कि सामान्य जनता के लिए नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जो कैलकुलेशंस होती हैं, जो बेसिकली आज हैं, चाहे कोई भी इकोनॉमी, आज इंपोर्ट भी आप दाल करेंगे तो डॉलर की जो प्राइसेस होंगी उस पर तय करेंगे आप। मैं कह रहा हूं आज यूरो की प्राइसेस कितनी इंक्रीजिंग हुई और रुपए की प्राइसेस डॉलर में कितनी हुई, तो इन दोनों की कंपटीशन देखेंगे तो लगातार आपको 15 से 20% का फर्क भी आपको यहाँ नजर आएगा। मैं कह रहा हूं ये जो चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इनडायरेक्टली लगेगा कि शायद फर्क नहीं है। चलिए एक बार मैं ये हिमांशु आपके पास आता हूं। डॉलर, यूरो, प्राइस इंक्रीज, सेबी, निफ्टी, सब अपनी जगह हैं और बहुत बड़े बड़े शब्द हैं ये। वो जब घर की थाली में से दाल गायब होती है तो ये शब्द अच्छे लगते हैं या सीधे पूछने का मन करता है?
मन क्योंकि पूछने का देखो पंकज जी ने जो कहा, पंकज जी अपनी जगह सही है, लेकिन क्या क्या लग रहा है, मतलब मैं एक सामान्य आदमी के नाते एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या लग रहा है कुछ बदल रहा है? जी हाँ, बदल रहा है। हो सकता है कुछ समय बाद इसके परिणाम दिखेंगे, बट सरकार को इस और काम करना पड़ेगा कि सशक्त बनाना है भारत को, कि दाल का उत्पादन हम खुद कर सके। हमने जिस तरीके की पॉलिसी अडॉप्ट की उसमें ये होता था कि पहले हम मार्केट ढूंढा करते थे कि आज हम ये प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर दिया आपने और उसके बाद आप मार्केट ढूंढ रहे हो, आपने भारत को उसका मार्केट चुन लिया। हमको देखना पड़ेगा कि पहले हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, दालों को डिवाइड कीजिए आप, किस दाल की कितनी आवश्यकता है, उसके बाद उसका उतना उत्पादन कीजिए। दूसरे जो हमारे अवयव हैं जो हमारे लिए आवश्यक हैं, क्या उनकी भी उतनी ही आवश्यकता है? अगर उनकी कम आवश्यकता है तो दालों का ज़्यादा उत्पादन होना चाहिए और उनका कम बात होना केवल दाल की चाहिए। नहीं है। मैं श्याम जी के पास आ रहा हूँ। श्याम जी, बात केवल दाल की नहीं कर रहा हूँ, अब देखिए बात दाल की नहीं है, मैं अब बात थोड़ी सी आगे बात है, आखिर खाद्य पदार्थों के साथ ऐसा वक्त वक्त पर क्यों होता रहता है? पंकज जी से भी मैंने वही मैं पूछा आपको था। बताऊं, आप लोग सब विषय से भटक रहे हैं। मैं एक किसान की बात देता हूं। राजस्थान में बल्कि पूरे भारतवर्ष में हर जगह कृषि मंडियां बनी हुई, जो एपीएमसी मार्केट यार्ड कहते हैं। वहाँ सरकारी आदमी आता है, किसान के माल की बोली लगाता है, पूरा इंद्राज होता है कितना माल आया, कितना कहाँ गया, मैन्युफैक्चरर के गया, ट्रेडर के गया, आउट ऑफ स्टेट गया। इसलिए ये कहना कि साहब जमाखोरों के पास चले गया, ये एक गलत बात है। दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि जब आप ये चाहते हो कि किसान को उपज का ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य मिले, तो फिर आप कैसे करोगे? कोई भी सरकार नहीं कर सकती कि उसको कम। आज मंडियों में 80 रुपये किलो मूंग बिक रहा है, तो क्या 60 रुपये किलो दाल बेच देगा कोई, या कोई सरकार बेच देगी? नहीं बेचेगी ना। 80 रुपये पे ट्रांसपोर्टेशन, गवर्नमेंट के टैक्स वगैरह ये सब लग के जब पड़ेगा, उसके अनुपात ही तो बेचेगा। था होलसेलर की बात कर रहा हूँ, रिटेलर पे मत जाइए, तब भी 100 रुपये से कम नहीं पड़ेगा। अपने को सबसे पहले हर सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि जो आज किसान आत्महत्याएँ कर रहे हैं, नया व्यक्ति कोई इस खेती लाइन में आ नहीं रहा, उस पर गौर करिए। आज सब अपनी अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात करते हैं, एमएलए एमपी सरकारी कर्मचारियों के पेपर में 3 गुना तनख्वाह बढ़ रही, और एक किसान की सैलरी एक पियोन से भी नीचे है, उसकी तनख्वाह कभी 6000। ये सरकारी, मैं एक बात बता रहा हूँ, सरकारी आंकड़े बताते हैं कि किसान की आमदनी 6000 रुपये से कम है। तो क्या उसको जीवन स्तर अपना ऊंचा उठाने का हक नहीं है? क्या उसको अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलना चाहिए? क्या सरकारें सोच रही चने का उचित मूल्य कर रखा है 31 रुपए? एक सेकंड मेरी बात सुनिए। मूंग का और इनका उचित मूल्य कर रखा अभी बढ़ा है 46 रुपए, और ज्यादा किसान चिल्लाता है तो क्या करते हैं? 100 रुपए 200 रुपए बोनस दे देते हैं। मैं कहता हूँ कोई भी व्यक्ति अगर खेती करके बता दे 31 रुपए में चना और 46 रुपए में मूंग पैदा करके बता दे, आज के इस युग में जब जमीनों के भाव ये हो रहे, डीजल, पेट्रोल, बीज, खाद ये समय पे मिल नहीं रहे, इनको ब्लैक मार्केटिंग से हर किसान बिल्कुल श्याम जी, तो फिर क्या करेगा किसान? श्याम जी, आपके विषय को आनंद जी के पास लेके जा रहा हूँ। आनंद जी, विषय जो उठा है, इस विषय पर मैं आपके पास आऊंगा। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद इसी के साथ शुरुआत करूंगा, और उसके बाद सीधे सबके पास चलेंगे। इनके मन में भी अगर सुझाव होंगे, कुछ अपनी बात कहने का मन होगा, तो वहां सबसे उनकी बात भी लेंगे। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले चर्चा कर रहे थे हम, आनंद जी के पास सीधे आए थे। आनंद जी, बिल्कुल, मुझे खुशी है कि कम से कम व्यापारियों ने आज उस किसान की बात की जो इनकी वजह से बेचारा मरने को मजबूर हो रहा है। ये कह रहे हैं कि किसान के पास पैसा जाना चाहिए, अगर किसान के पास जाता आज की कीमत का तो उसे मरने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि ये सारी शहरी लोग छोड़ के खेती करने चले गए होते। हकीकत इससे बिल्कुल उल्टी है, उस बेचारे को पैसा नहीं पहुंच रहा, ये लोग स्टॉक कर लेते हैं और उसके बाद जब फसल का टाइम चला जाता है, इनका स्टॉक बाजार में आता है, तब कीमतें बढ़ाते हैं और उस समय पूरा फ़ायदा ही ले जाते हैं। और जैसे ही दोबारा फसल आने वाली होती है, तब तक वापस भाव तोड़ देते। हमने देखा कि 100 रुपये किलो प्याज इसी देश में बिकता है और बाद में 2 रुपये किलो मंडी में फेंकने को किसान को मजबूर होना पड़ता है। जब फसल आती है तो उसका इतना भाड़ा भी नहीं निकल पाता है कि वो मंडी तक उसको पहुंचा सके। ये पूरा का पूरा एक कुचक्र है और इसको जब तक तोड़ा नहीं जाएगा, और इसको तोड़ने की जिम्मेदारी सरकारों की बहुत बिल्कुल महत्वपूर्ण है। 100% सरकार की इसके लिए जिम्मेदारी है। और रोक के आपको, क्योंकि समय का थोड़ा सा है, श्याम जी कुछ कहना चाह रहे थे, उनके पास आ रहा हूँ। श्याम जी, जो आनंद जी कह रहे हैं उस बात से भी इनकार नहीं है। आनंद जी जो कह रहे हैं ये हो सकता है 1-8% सही हो, ट्रांसपेरेंसी है सब पूरे भारत देश में।
हर मंडी के अंदर ऑक्शन के द्वारा माल मिलता है, सरकारी अधिकारी खड़ा रहता है और किसान का उसको उचित मूल्य मिलता है, उसी समय मिलता है दाम। अब ये अलग बात है कि किसान कोई पहले बेचता, कोई बाद किसान में ने बेचता। 35 में बेच दिया, अपन एक साल रोक उसको, 6 महीने एक साल रोकने के सब सरकारों की लिमिटेशंस है, नियम बने हुए हैं। मैं आपको बताऊं, हर सरकार की लिमिट बनी हुई है। जैसा अभी पंकज जी ने कहा, आज व्यापारी की जो स्टॉक लिमिट बनी हुई है ना, उसकी चिंता नहीं है। जब इंपोर्टर्स पे लिमिट लगाई गई तो अमेरिका के सांसद तक चिंतित हो उठे कि साहब भारत देश में इंपोर्टर्स पे लिमिट क्यों लगाई गई है, उनको माल देना थोड़ा सा चाहिए। आज जैसे शाम अरुण जी, जेटली जी से भी बात हुई, पंकज जी भी बोल रहे, क्या कभी किसी नेता ने बोला कि दिल्ली में 2000 क्विंटल की एक व्यापारी की स्टॉक सीमा वो उचित है? कि आज सन 60 से आज 2015 तक वो सीमा लगी हुई है, क्या वो उचित है? वो तो मैं भी कह रहा हूँ श्याम जी कि बोलना नहीं चाहते, मैं सीधे पीछे चलूंगा आपको रोकते हुए, क्योंकि समय की थोड़ी सी जी। ये सब चीज़ें हो रही है, इसमें एक बहुत बड़ी सोचने वाला विषय है कि बेलदार का जो वेतनमान है वो बढ़ा है। बेलदार आज से 5 साल पहले 150 रुपये में जो बेलदार था वो 300 रुपये में मिल रहा है। तो जहाँ पैसा बढ़ा है उसके इक्वलेंट बहुत ज़्यादा दालें नहीं बढ़ी है। ये सोचने वाला विषय है। अपन उन बातों को किसी सरकार को कोसने के लिए ये सब चीज़ें अगर करते हैं तो ये विपक्षियों की पीड़ा भी हो सकती है कई जगह। लेकिन ये जो मैं ये बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, आप सब लोगों को इसलिए कह रहा हूँ, आप सब लोग देख रहे हैं, जनता भी देख रही है इस बात को कि जो चीज़ है बेलदार का 150 रुपया था वो 300 रुपया हुआ है, और 300 रुपये और 150 रुपये में दाल का क्या डिफरेंस है वो खुद तय कर ले, अपने आप सबके समझ में आ जाएगा। कहीं किसान को नहीं दबाया जा रहा है, और किसान जैसी चीज़ें जो है आप देखो, आप बिल्डिंगें निर्माण कर रहे हैं और कंक्रीट सीमेंट का महल खड़े कर रहे हैं, लेकिन आप फसल की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। ये बहुत बड़ा। चलिए, उधर से कुछ कह रहे थे और उसके बाद सीधे मैं आगे आऊँगा। सर मैं कहना चाहूँगा इस चीज़ के अंदर कि जैसे सरकार को कोस रहे हैं, हर बात में सरकार आ रही है। ये जो रिटेल के काउंटर लग रहे हैं ये भी सरकार ने लगाए हैं, जगह जगह जो काउंटर लग रहे हैं, सरकार की तरफ से ये भी स्टेटमेंट आते हैं, अखबार में पढ़ते हैं कि जल्दी इस पर निर्णय लिया जाएगा, इसका टाइम लिमिट भी फिक्स कर दी गई है। तो रिटेल काउंटर भी सरकार ही लगा रही है, ये भी जनता के लिए ही है। चलिए, आपको कहीं उधर उनके पास चलता हूँ। सरकार को मार्क्स देने वाले यहाँ काफ़ी लोग हैं। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं शायद बचपन में मैंने बहुत अच्छा एक गाना सुना हुआ था, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। शायद मुझे ये लगता है कि वाकई में ये प्रभु के गुण गाने का समय आ चुका है। दोनों सरकारें कभी कुछ कर नहीं सकती और पब्लिक हमेशा परेशान होती रहेगी। ये हिमांशु जी ने बहुत बात बोली कि कड़वी दवा लेनी चाहिए। दोनों सरकारों ने मीठी गोलियां तो दे दी और अब कड़वी दवा देना चालू कर दी। तो ये मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा वोट तो आप लोगों को आपके से ले लिए हैं। अब कड़वी का थोड़ा सा टाइम है। सीधे आऊँगा यहाँ पर टेकवानी जी के पास, ताराचंद जी के पास। ताराचंद जी, अब हम सुझावों की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या लगता है कि क्या आपके सुझाव है कि महंगाई के इसको हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? आखिर संक्षेप में वो सुझाव में आप देखो सर, महंगाई किसको मैं बोल रहा हूँ, तुअर और अरहर के अलावा, उड़द दाल के अलावा कोई चीज़ ये कांग्रेस के शासन में रही है 100 रुपये किलो दाल। आज अपन कहे कि भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस, इस बात को लेने से मतलब क्या चीज़? मैं सिर्फ सुझावों की बात नहीं, अभी कहा साहब डॉलर की बात आई, तो जो डॉलर है वहाँ से ही तो तुअर आएगी ना। तुअर इंडिया में है नहीं तो आप उसको सस्ती कैसे कर सकते हो? कौन सी सरकार करती है? सरकार ने क्या भाव लिया, सरकार के आंकड़े लीजिए आप। चलिए, मैं सुझावों पर आऊँगा। श्याम जी, आपको क्या लगता है कि आखिर देखिए आम आदमी की रसोई में घुसते हुए आम आदमी को डर नहीं लगे? देखिए, एग्रीकल्चर पे हर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, हरित क्रांति लानी पड़ेगी। ऐसा इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा कि व्यक्ति ज़्यादा, जो किसान खेती छोड़ रहा है वो खेती नहीं छोड़े, और उसको समय पे खाद बीज इसकी व्यवस्था पूर्ण रूप से होनी चाहिए, समय पर होनी चाहिए। और ये आकलन होना चाहिए कि इस साल मौसम अगर गड़बड़ है तो समय से पहले आयात किया जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो आंकड़े सरकारी अधिकारी बनाते हैं, ये एसी रूम में बैठ के नहीं बनावे, धरातल पे जाके बनावे, और उसमें व्यापारी किसान को भी शामिल करे और उन आंकड़ों का अवलोकन करे कि एक्चुअल में है या नहीं। ये बैठे रहते पिछले साल इतने हेक्टेयर में पैदा हुई थी, अब 10% बढ़ा के आंकड़े। चलिए, अब आपको रोक के सीधे विनू जी आपके पास आऊँगा। सुझाव देना चाहेंगे सरकारों को या अपने मन की बात कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल सुझाव वाली बात है यहाँ पर कि इसमें जितनी भी पॉलिसीज़ बनती हैं इसमें किसानों को इन्वॉल्व करो। जो मैन्युफैक्चरर है और मैन्युफैक्चरर से जो कंज्यूमर है, जब तक इन दोनों की जो डिस्टेंस है उसको हम कवर करके और उसके ऊपर वर्कआउट नहीं करेंगे, तब तक ना तो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जितनी पॉलिसीज़ बनी हुई हैं वो ठीक होंगी, और ना ही ये एग्रीकल्चरिस्ट जो हैं, जो किसान हैं, उन तक एक्चुअल रेट्स पहुंचेंगी। उनको इन्वॉल्व करके पॉलिसीज़ बनाइए,
देखिए कि कहाँ पे कमी है। वो ठीक बोल रहे हैं कि अगर वहाँ पे मंडी लगी हुई है और किसान के वहाँ पर कोई सरकारी बंदा भी खड़ा हुआ है जो मॉनिटर कर रहा है, तो मे बी वहाँ कोई प्रॉब्लम है जो मॉनिटरिंग में प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज अगर सिस्टम है तो सिस्टम से हर चीज अगर फॉलो होगी तो 8 रुपए किलो आलू भी मिल जाएगा। 8 रुपए किलो आलू जो पंकज जी कह वो रहे भी थे मिल जाएगा। हिमांशु, किसान, ग्राहक और जो व्यापारी हैं, इनके मध्य में सामंजस्य बैठाने की कोशिश सरकार को करनी चाहिए। इन तीनों अवयवों के बीच में द्वंद्व नहीं होना चाहिए, ये समाज का इंटीग्रल पार्ट है। इनके बीच में अगर द्वंद्व होता है तो वो द्वंद्व हमारे समाज का रिप्रेजेंटेशन नहीं करता। तो सरकार को ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि तीनों अवयव एक साथ इस समाज के अंदर अच्छे से रह सकें। दूसरी बात, जो उत्पादन मूल्य है दाल का, वो ग्राहकों को पता चलना चाहिए और मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी पता चलने चाहिए। और दोनों जब पता चलेंगे कि तो सरकार को उसके आधार पर अपनी पॉलिसी निर्माण करना चाहिए। सीधे ज्योति जी। देखिए, निश्चित रूप से जो बात यहाँ पे बार बार उठ रही है कि टारगेट किया जाता है कि अब हमको इस चीज़ को महंगा करना है, अब इसको महंगा करना है और इसको महंगा करना है। तो ये जो एक हम यूँ कहें कि एक प्रक्रिया सी ही बन गई है, तो इस प्रक्रिया में कहाँ कमी आ रही है और उसको हमको किस तरीके से अपने प्रेशर से हमको उसको तोड़ना है। लास्ट उपभोक्ता को हम राहत पहुंचा सकते हैं। चेन का हर बिल्कुल, किसान उतना ही जरूरी है, व्यापारी उतना ही जरूरी है और कंज्यूमर तो बिल्कुल निश्चित रूप से वही नहीं होगा, तो ये दोनों कहाँ से चलेंगे। लेकिन इसके बीच में जो वो चेन है, जो इनका, बिल्कुल ठीक बात कही हिमांशु जी ने भी, कि आपको पता होना चाहिए कि उत्पादन कि किसान को कितना मिला है, मंडी में अगर ऑक्शन हुआ है तो किस रेट पर ऑक्शन हुआ है, और ग्राहक को अगर मिल रहा है तो किस रेट पर मिल रहा है, और उस रेट के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, ये सरकार को तय कर देना चाहिए। इससे ज्यादा पे कोई भी इसको नहीं बेच सकता। किसान को इसकी 30 रुपए कीमत मिली है तो उपभोक्ता तक 40 रुपए में पहुंच जाएगी, 45 रुपए में पहुंच जाएगी, इससे ज्यादा नहीं पहुंचेगी, 42 में पहुंच जाएगी, ये तय होना चाहिए। और इससे ज्यादा अगर कोई मिलता है, पकड़ता है, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई सख्ती से होनी, विल पावर से होनी चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारें एक दूसरे पर एक्ट डाल करके कि ये राज्य की जिम्मेदारी और केंद्र की जिम्मेदारी है, मुझे लगता है ये सरकारों की नीति नहीं होनी। पंकज जी, थोड़ा सा समय का अभाव है, संक्षेप में आपके भी देखिए, ये सुझाव तो हम आपको भी सौंप रहे हैं, आप ही लीजिए क्योंकि सरकार आपकी है। देखिए, बिल्कुल सरकार सुझाव ले रही है, सरकार आम जनता से भी सुझाव ले रही है, खुद जो है जितने सुझाव आ रहे हैं उन पर वर्क भी चल रहा है। जो दो चीज़ें थी कि सरकार ने लगातार जो है, आज हमारे पास में जो है जिस तरीके से अन्न के भंडार हैं, जिस तरीके से गेहूं के भंडार हैं, लगातार भंडारों पर हमने शायद ये सोचा कि हमारे पास भंडार उनकी आवश्यकता है जो गेहूँ हुआ करता था, क्योंकि वो मद्दी हमने देखी थी, वो भुखमरी हमने देखी थी, शायद आज भी उसी पॉलिसी चल रहे हैं। लगातार सरकार इन पॉलिसीज में परिवर्तन कर रही है, सरकार लगातार ये कर रही है। सरकार ने, फिर आपको कह रहा हूं कि सरकार ने पिछले बजट के अंदर वॉलेटिलिटी फंड बनाया था, जिस फंड के अंदर अभी किया गया, लेकिन वॉलेटिलिटी फंड का जो प्रेशर था, अब सरकार जो है हर एक प्रदेश से जो बात करिए, लगातार उन लोगों से बात करिए कि आपकी जो खपत है, एनुअल खपत कितनी होती है, कितनी क्या पोजीशन है, इंपोर्ट लेवल कितना होना चाहिए, कितने स्टॉक लिमिट्स होनी चाहिए, खुद सरकार की कितनी होनी चाहिए और इंडिविजुअल लोगों से कितनी होनी चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं इन चीजों में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जिस तरीके से कंट्रोल हो रहा है, जिन तरीके से हो रहा है, मेरे ख्याल में इसके सुखद परिणाम आपको आने लगेगा। थोड़ा सी बात बता रहा हूँ, एक चीज छोटी सी चीज बताता हूँ आपको, है ना। लगातार पिछले 4 सालों से जो सबसे बड़ा किसान है, जो गन्ना उत्पादक किसान है, लगातार 4 साल से जो है अपने गन्ने को खेत पे जला रहा था। जिस तरीके की हालत थी, सरकार ने अभी गन्ने के उस पर कहा कि इथेनॉल की प्राइसेस बढ़ाए, और सरकार ने जो चीनी की प्राइसेस थी, जो लोग 20 रुपए 19 रुपए तक चले गई थी, उनको प्राइसेस को वापस स्टेबल करने सरकारों की पोजीशन है कि सरकार प्राइसेस नहीं, मैं महंगाई की नहीं कह रहा, कम और ज्यादा की नहीं कह रहा, मैं कम और ज्यादा की नहीं कह रहा, मैं सरकार की वॉलेटिलिटी की बात कर रहा हूं कि सरकार चीनी 19 भी नहीं आनी चाहिए और चीनी जो है 50 भी नहीं जानी चाहिए। कहीं ना कहीं वो जो प्राइसेस हैं, वो वॉलेटिलिटी बनी रहनी चाहिए कि वो प्राइसेस वहीं तक रहे। चलिए आनंद जी, आपके पास आऊंगा। पंकज जी, जाते जाते एक पॉइंट तो खुद का लेके ही जाएंगे, मतलब वो पीठ ठोक कर जाएंगे। उदाहरण देना चाहूंगा, बिना कमी के इस देश में नमक काला बाजारी होकर 150 रुपए किलो तक बिक जाता है जब मौका आता है, जहां जिस चीज़ की करती है, और दूसरी तरफ भरे हुए भंडार और फिर भी भूखे लोग हैं मौजूद, क्योंकि उनका वितरण की व्यवस्था सही नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा, एक ही सुझाव देना चाहूँगा, ये मांग हमारी लंबे समय से, एक मूल्य निगरानी और नियंत्रण आयोग इस देश में बनना चाहिए, और वो सारे स्टेट्स गवर्नमेंट के स्तर पर भी बनना चाहिए, ताकि समय रहते कदम उठाए जा सके और उपभोक्ताओं को लुटने से बचाया जा सके। उपभोक्ता को लुटने से बचाया जा सके और महंगाई की जो आलम है, इस पर नियंत्रण किया जा सके। आम आदमी जब दाल रोटी सब्जी खाने बैठे तो कम से कम उसके मन में ये ना हो, महंगाई को लेकर कोई चिंता ना हो, वो दाल रोटी उसको आसानी से, उसका जो निवाला है, उसकी मेहनत का निवाला है, उसके गले तक, उसके पेट तक पहुंच पाए, और पेट की आग महंगाई की मार पर भारी ना पड़े, हल्की रहे, महंगाई की मार कम रहे, देश की जनता महंगाई ना झेले, क्योंकि इसी वादे के साथ जनता ने अच्छे दिनों की उम्मीद की थी।
जनमंच जनता की आवाज़ में आज इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।